सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हाँ, अब प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके विपरीत आप मान लीजिए क्या करेंगे कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो इसे हम p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, है या ना? तो क्या लिखेंगे कि अब √5 बराबर p/q, जहां p तथा q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इनका आपस में क्या करेंगे, फिर एक गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसका गुणा करिएगा, देखिए तो p का इधर कम करेंगे, है कि नहीं है? तो क्या होगा भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए तो क्या होगा, √5q बराबर क्या होगा, p हो जाएगा। अब क्या करिए, इन दोनों पक्षों का क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, आपका होगा √5q का क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5q का स्क्वायर बराबर क्या होगा, p का स्क्वायर, है ना। अब q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा के 5। अब यहां पर क्या करिए, ठीक है, इसको आप मान लीजिए, इसी को मान लीजिए, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है, आगे काम देगा, ठीक है। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि p स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रमेय 1.3 में कि यदि a स्क्वायर, जैसे कि भैया 15 जो है का स्क्वायर यदि आपका 5 से विभाजित है, तो यदि तो ये 15 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि भाई 15 का अगर स्क्वायर अगर आपका 5 से विभाजित है तो श्योर है कि 15 5 से विभाजित होगा। यही तो है, हाँ या ना? अब जब इतना बात हुई तो आप क्या लिखिए यहां पर कि वही भाई p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः p भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कि दिक्कत है कि p स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब भैया हम p में क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो कुछ तो आएगा ही। जैसे कि भैया अगर मैं पूछता हूं कि भैया अगर 10 में यदि मैं 5 से भाग दूं तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अगर मैं 20 में 5 से भाग दूं तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पूर्णांक संख्या नहीं पता है कितना आएगा। अगर इसका मान 20 होता तो इसका मान यहाँ पर कितना आता, 4 आता, 5 × 20। अगर इसका मान 25 होता तो यहाँ पर 5 आता, 5 × 5 = 25। लेकिन यह फिक्स तो नहीं है, तो हम मान लेते हैं भैया भाग देने पर हमें मिला क्या, m मिला। क्या मिला, m मिला, या a मान लीजिए, b मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे भाई, तिरे गुणा करेंगे, जैसे 5 का, फिर अगर हमको दोनों को बराबर लिखना है तो 10 बराबर क्या करेंगे, 5 में 2 का गुणा करेंगे ना, 5 × 2, तो वही p बराबर अगर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए 5 का m में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 5m। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। अब p बराबर जो 5m है वो समीकरण क्या कर रख दीजिए,
1 में रख दीजिए। P बराबर जो 5m है वो किसे रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो हाँ, P बराबर 5m समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 5q का स्क्वायर बराबर 5m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। भैया p बराबर 5m यहाँ पर रखे हैं तो ये 5 का q का स्क्वायर तो है या p की जगह पर हमने 5m लिखा, भाई स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर कर देंगे, तो कोई तो दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा देखिए 5q स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखिए 25m का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है भाई, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 होगा, m का वर्ग होंगे तो भाई 25 m स्क्वायर होगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5, 5 पचे, कोई दिक्कत है? अरे 5m का स्क्वायर है तो भैया 5m का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 5m इंटू 5m, यही ना होगा भाई x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू x, यही तो होता है। तो भाई 5 के 5 में करेंगे 25, समझ में आया? अब जब इसको करिएगा तो देखिए यहाँ पर आया आपका, देखिए q स्क्वायर बराबर 5 का इसमें होगा 5m का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अब इस 5 को क्या करिए, इधर भेजेंगे भाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा, तो इधर आपका बचेगा क्या, आपका तब m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा के 5। अरे 5 है तो 2 कहाँ से आएगा, यहाँ तो समझ में आया? तो यहाँ आपको देखने को क्या मिला, कुछ देखने को मिला कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो भाई q से 5 भाई तो करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर होगा q बटा के 5, अब फिर भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वही तरीका भाई 10 में जैसे 5 से हम भाग देते हैं तो 2 आता है, तो भाई q में 5 से भाग देंगे तो फिक्स तो मान नहीं है, तो मान लेते हैं कि आपका क्या आया होगा, n आया होगा, मान लेते हैं हमने क्या आया होगा, n आया होगा। तो q बराबर क्या होगा यहाँ पर 5n हो जाएगा भाई, 5 का n में गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 3 मान लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, जगह बना करके, जगह है तो नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें मिला कि 5 क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। और लेकिन यहां हम लोगों ने माना था कि p तथा q क्या है, सभाज्य पूर्णांक है, सभाज्य पूर्णांक है। लेकिन यहां पर दोनों में 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहां पर ये हमारा इसकी तो विरोध कर रहा है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से प्राप्त होता है कि P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। समीकरण 2 और समीकरण 3 से प्राप्त होता है कि P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अगर ये सहभाज्य पूर्णांक होते तो इसमें केवल और केवल क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है। भाई सहभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था कि वह संख्या जिनमें जो कॉमन होता है क्या आता है, सिर्फ एक आता है। जैसे कि अगर मैं 4 को लेता हूं तो 4 का अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो 2 गुणते 2 आएगा, 9 का अगर मैं करता हूं तो 3 गुणते 3 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। अगर मतलब कि वह संख्याएं जिनका जो मौसा सिर्फ क्या आता है, एक आता है, वह संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती है। अगर इसको 4 को क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। 9 क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, दोनों भाज्य है ना। लेकिन ये आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है, आपस में क्या है, ये सहभाज्य संख्या है। तो वही बात बोल रहा है कि समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से प्राप्त होता है कि P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, नहीं है ना। और ये हमें क्यों ऐसा आया है, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यह लिखेंगे यहां पर, यह हमारी गलत, यहां लिख देते हैं गलत कल्पना के कारण या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त
हुआ है। यह हमारी क्या हुआ है? गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो अतः हमारा जो मैंने इस कथन माना था, तो यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया ना। अतः हमारा कथन, अतः हमारा कथन क्या है? असत्य है। अतः क्या है? √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। भाई हम लोगों ने जो कथन माना था उसको ये प्रूफ कर दिया ना समीकरण 2 और 3, तो क्या है? गलत है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आप लोगों को प्रूफ करना था। समझ आया? उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम्पल के ही तरह है, ठीक। इसमें सिर्फ ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत आप क्या मान लेंगे कि यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? कि यह एक परिमेय संख्या है। यहां पर वही मान लेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या हुई तो क्या मैं इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना। तब हम क्या करेंगे कि 3 + 2 √5 बराबर 3 + 2 √5 बराबर P/Q। P/Q के रूप में क्यों लिखेंगे? क्योंकि परिमेय जो संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसमें देखिए, हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये बात तो हम जानते हैं ना कि भैया कि ये जो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करिए? एक तरफ रख दीजिए। बकिया जितनी भी संख्याएं हैं उसको एक तरफ रख दीजिए। लेकिन यहां इस बात को ध्यान रखिए कि P और Q क्या है? जहां P तथा Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक। अब हम इसके आगे लिखते हैं भैया। क्या लिखते हैं? कि 2 √5 बराबर P/Q। अब देखिए ये जो 3 है इधर है। अब हम क्या करेंगे? इसको उधर ले जा रहे हैं। तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? -3। इसके बटा कौन कर लीजिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहां देखिए 2 √5 बराबर P का 1 में गुणा करेंगे तो P हो जाएगा, -3 का Q में करेंगे तो क्या होगा? 3Q। और बटा क्या हो जाएगा? Q। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए आगे कि √5 बराबर P - 3Q बटा के। अब देखिए ये 2 इधर है। अब जब ये गुणा में है इधर जाएगा तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा, भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या होगा आपका? देखिए 2Q हो जाएगा। इसे क्या करिए आप? समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1 मान लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में क्या हैं? एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हमने बताया था कि जैसे कोई पूर्णांक संख्या हो गई, -4 मान लीजिए और क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए। तो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर जो भी मिलेगा आपका, इसमें क्या आएगा? -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर भी क्या होता है? हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। और पूर्णांक संख्याओं का गुणा करने पर भी जो भी आएगा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। लेकिन क्या कि पूर्णांक संख्याओं का भाग देने पर एक पूर्णांक संख्या मिले ना मिले,
क्या हुआ कि पूर्णांक संख्याओं का भाग देने पर पूर्णांक संख्या मिले ना मिले लेकिन एक परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होती है। जैसे नया वर्ष का त्योहार आता है तो लोग बोलते हैं कि फिर कभी मौका मिले ना मिले, इसलिए नए वर्ष की शुभकामनाएं नए वर्ष से पहले। आता है कि नहीं आता है? तो वैसे ही समझ लीजिए कि इन दोनों का भाग देने पर पूर्णांक संख्या मिले या ना मिले लेकिन एक परिमेय संख्या अवश्य प्राप्त होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही एक तरीके का तोहफा हो गया कि फिर कभी मौका मिले ना मिले, इसलिए नए वर्ष की शुभकामनाएं नए वर्ष से पहले। यही बात यहाँ पर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तो समझ में आया। अब जरा बताइए कि ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है और ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है ना। तो पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाने पर क्या मिलेगा? एक पूर्णांक संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो जब मिलेगी तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि p माइनस 3q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई? अभी हमने बताया कि पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या घटाने पर हमें क्या होगा? पूर्णांक संख्या मिलेगा। तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो घटाए तो है तो क्या मिलेगी? हमें एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। और 2q क्या है? एक भाई पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को गुणा करने पर क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 2q भी एक पूर्णांक संख्या है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये दोनों पूर्णांक संख्या हुआ तो पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देने पर हम कह सकते हैं कि ये पूरा क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? कि पूर्णांक, ये पूरा पूर्णांक संख्या होगा और उसमें से एक पूर्णांक संख्या को घटाने पर भाग देने पर तो पूर्णांक संख्या मिले ना मिले लेकिन एक परिमेय संख्या तो मिलेगी ना। तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं कि p माइनस 3q बटा के क्या होगा? 2q। p माइनस 3q बटा के 2q क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं है? अगर ये परिमेय संख्या हुई और इससे पहले हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जरा बताइए क्या ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो लेकिन ये समीकरण 1 से हमें इस बात की पुष्टि हो गई ना कि हमारा जो कथन है, इस कथन का तो ये तो विरोधाभास हुआ ना। विरोध कर रहा है कि तुम जो काम कर रहे हो वो सरासर गलत है। कोई विरोध करने वाला आ गया, विरोध कराएंगे। हमने जो माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर हमें इस समीकरण 1 से ये प्रूफ कर दिया कि हमने ये बता दिया कि ये परिमेय संख्या है। हमने ये अभी यही ना दिखाया हम लोगों के कि ये जो है भैया वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है? अब बताइए, अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी परिमेय संख्या हो सकती है? कभी नहीं होगा ना। तो इससे हमारे कथन क्या होता है? असत्य साबित होता है ना कि भाई अब कभी इस परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या तो होगी नहीं। अब क्या लिखेंगे? अतः हमारा कथन, अतः हमारा जो कल्पना है, हमने जो कल्पना किया था कि एक परिमेय संख्या है, क्या होती है? कल्पना क्या होती है? गलत साबित होती है। अतः हमारी कल्पना क्या थी? गलत है। हमने जो कल्पना किया था कि यह एक परिमेय संख्या, वो कल्पना क्या है? हमारी गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः क्या कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, बस इसको लिखना है किसी भाषा में, आप लोग लिख दीजिए, बस हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए तीसरा में क्या कह रहा है? 3 क्वेश्चंस आपके हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यही बोल रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को प्रूफ करते हैं। किसको? पहला वाला जो है, पहले वाले को हल करते हैं।
पहले मान लेते हैं माना कि ये 1/√2 क्या है, इसके विपरीत एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जब यह एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर P/Q। ये लिख सकते हैं ना कि 1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर एक गुणा कर लेते हैं। तो P का √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका P√2, या ऐसे लिख लीजिए √2P बराबर Q का 1 में करेंगे तो आपका Q हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग अगर हम करेंगे तो इधर क्या होगा भैया आपका √2P का होल स्क्वायर बराबर Q का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है। जब इसके आगे अगर हम करेंगे तो आपका क्या होगा 2P² बराबर Q², है कि नहीं है। अब 2 को क्या करिए, इधर भेज दीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जहाँ, इसको मैंने लिखना भूल गया, कि जहाँ क्या है P एवं Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए P² बराबर होगा, देखिए Q² बटा के 2। Q² बटा क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। तो यहां हमने क्या जाना, इसे समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। यहां हमें यह दिखा कि मैंने आपको बताया था कि अगर Q² क्या है, 2 से विभाज्य है। क्या है, Q² 2 से विभाज्य है, अतः क्या होगा, अतः Q भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब Q 2 से विभाज्य होगा तो मान लेते हैं कि भैया Q में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया। मान लेते हैं कि हमने Q में क्या किया, 2 से भाग दिया, है कि नहीं। तो क्या आएगा, हमें पता तो नहीं है ना। जैसे अगर हम 10 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है आपका, 2 × 10 5 आता है कि नहीं है। 8 में 2 से भाग देते हैं तो 2 × 4 = 8 4 आता है। तो Q में 2 से भाग देंगे तो हमें पता तो नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि क्या आया, M आया, N आया, जो आया आपका ये मान सकते हैं, A मान सकते हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। कि हमने मान लिया कि भाई Q में 2 से भाग दिया तो हमारा आया क्या, M आया। जैसे 10 में 2 का भाग देते हैं भाई 5 आता है, क्योंकि Q तो कोई फिक्स मान तो है नहीं कि फिक्स मान है ना, समझ में आई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब इसका इधर में गुणा कर देंगे तो Q बराबर क्या होगा आपका 2M हो जाएगा। तो इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 का मान उठा करके हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान आप रखिएगा
तो 2p स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या है आपका q स्क्वायर है और q बराबर क्या है 2m है, तो यहाँ होएगा देखिए 2m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं कि 2p स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो क्या होगा 4m का होल स्क्वायर, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका 2, है कि नहीं है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिए भाई, इसको पहले और इसको बाद में, क्योंकि भाई अगर हमारे कहने का मतलब है कि जैसे अगर तराजू है, समझ लीजिए इधर 5 किलो का क्या है बाट रखा गया है, इधर 5 किलो चावल रखा है, इसको चाहे हम ऐसे रखें या फिर इसको उलट करके 5 किलो चावल इधर रख दें इसको इधर, तो क्या उसका पलड़ा ऊपर नीचे तो नहीं होगा कि हो जाएगा। तो वही तरीका भाई, इसको मैंने पहले लिख लिया इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लिख सकते हैं देखिए कि m स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर बटा के 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि p स्क्वायर भी क्या है 2 से विभाज्य है, होगा है कि नहीं है। तो p स्क्वायर क्या है 2 से, सॉरी p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः p क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, p भी क्या होगा 2 से आपका विभाज्य होगा। जब p से 2 विभाज्य होगा इसका मतलब कि भैया हम p से मान लेते हैं क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, p का क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। तो मान लेते हैं कुछ नहीं तो मान लेते हैं भाई यहाँ पर m था तो यहाँ पर मान लेते हैं n आपका आया होगा, क्या आया होगा आपका n आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। अब हम मान लेते हैं भाई जब हम यहाँ है तो भाई 2 का इसमें गुणा करेंगे इधर तिर्यक, तो p बराबर क्या आएगा आपका, देखिए p बराबर क्या होगा 2n आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप 3 मान लीजिए। यहाँ एक चीज आपको देखने को मिला समीकरण 2 और समीकरण 3 से, क्या आपको देखने को मिला कि हमने यहाँ पर माना था कि p और q क्या है सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, लेकिन समीकरण 2 और समीकरण 3 में हमें दिखा कि इनमें दोनों में क्या है कॉमन है कि नहीं है। समीकरण 2 और समीकरण 3 में ये देखने को मिल रहा है कि दोनों में क्या आपको दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। तो हमारा ये जो हमने माना था इस तथ्य का विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर बस क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा जगह बना करके लिख देते हैं कि समीकरण, इसको खोल दीजिए, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से प्राप्त होता है कि क्या p एवं q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से प्राप्त होता है कि p और q सहअभाज्य क्या है संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें देखिए दोनों में क्या है कॉमन गुणनखंड आ रहा है। और सहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है जिनका मास अगर हम निकालें तो क्या है आपका सिर्फ 1 आए, है कि नहीं है। तो अतः हमारा जो है क्या है कल्पना क्या होती है, हमने जो कल्पना किया था वो कल्पना क्या थी गलत थी। अतः यहां लिखेंगे अतः हमारी कल्पना कैसी थी त्रुटिपूर्ण थी या गलत थी, यही ना। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तो समझ में आया, कोई दिक्कत है, बस वही लिखना है, बस इसमें आपको और कुछ ज्यादा नहीं करना है। सेकेंड वाला में क्या कह रहा है कि वही सिद्ध करिए 7√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, यही बोल रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें लिखना है। हम लिखेंगे क्या कि माना 7√5 क्या है एक परिमेय संख्या है।
जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसको p बटा क्यू के रूप में तो हम लिख ही सकते हैं, है कि नहीं है? तो लिखेंगे अतः 7√5 बराबर p बटा के क्यू, p बटा क्यू, जहां p एवं q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 7 है, ये 7√5 है ना, तो 7 को हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, भाग में ले जाते हैं। इधर चला आएगा कि नहीं चलाएगा? आएगा ना। तो ये हो जाएगा, देखिए √5 बराबर p बटा क्या हो जाएगा? 7q हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। तो आपको सिर्फ क्या करना है, लिख देना है। क्या लिखना है कि भाई p क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। p क्या है भाई? p एक पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत? और 7q क्या होगा? 7q भी एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या में यदि पूर्णांक संख्या का भाग दें तो पूर्णांक संख्या मिले ना मिले, एक परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होती है। भाई पूर्णांक संख्या मिले या ना मिले, लेकिन एक परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होती है। ये तो मैंने आपको बताया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि p बटा के 7q, क्या लिख सकते हैं कि p बटा के 7q, ये क्या होगा? क्या होगा भाई? हमने आपको बताया कि p एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? और 7q भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देने पर पूर्णांक संख्या मिले या ना मिले, लेकिन क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये क्या होगा? तो इसका मतलब कि p बटा के 7q क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी ना। तो क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब ये पूरा आपका क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो गया, और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जरा बताइए हमें कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर होगी? बताइए। हमारा वेट 70 किलो, आपका वेट 50 किलो, और दोनों का तौल देंगे तो बराबर हो जाएगा? कभी संभव है? तो अब इसमें कह रहा है कि नहीं, ये तो परिमेय संख्या, हमने प्रूफ किया ना कि ये परिमेय संख्या है, और ये हम जान रहे हैं कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जरा बताइए, क्या कभी ये परिमेय संख्या इस अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? लेकिन फिर यहां कैसे बराबर दिया है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने गलत कल्पना मान लिया था। हमने क्या किया था? गलत कल्पना कर लिया था कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कुएं का मेढक अगर रहेगा तो सोचेगा ना कि दुनिया इतनी बड़ी है। तो कल्पना उसकी गलत रहती है कि सही रहती है? गलत रहती है ना। तो बात यही है कि यहां पर हमने क्या किया? त्रुटि कल्पना की थी, गलत कल्पना किया था। ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अब हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसका मतलब यह जो कथन है, ये जो बता रहा है ये दोनों कि ये इसके बराबर, ये तो गलत हुआ ना। तो हम लिखेंगे अतः हमारा कथन गलत है। जब हमारा कथन गलत हो गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे ना कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। उतार लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत क्या करेंगे? वही मानेंगे कि माना 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे
तो इसका मतलब कि हम इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा 6 प्लस √2 बराबर क्या होगा P बटा के Q। और जहां P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, जहां P एवं Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका हम HCF निकालें तो क्या है, एक आता है। जैसे अगर मैं संख्या 4 लेता हूं, ये 4 क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 9 जो संख्या है ये भाज्य है या अभाज्य, भाज्य है। लेकिन ये दोनों संख्या को अगर हम बोले ना तो ये आपस में क्या है, आपस में अभाज्य संख्या है। कैसे, अगर इसका हम गुणनखंड करें तो 2 × 2 आएगा और इसका करें तो 3 × 3 आएगा। और इन दोनों में जरा बताइए कुछ कॉमन है, अगर इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो केवल और केवल क्या आएगा, एक आएगा। तो वह संख्याएं जिनका क्या होता है सिर्फ HCF एक आता है, वो सभी संख्याएं आपस में क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जब इतना हो गया तो इसके आगे लिख लीजिए भाई √2 हम जानते हैं कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको इधर ही रहने दीजिए। ये जो 6 है उसको क्या करिए, उधर भेज दीजिए। भेज देंगे तो क्या होगा देखिए P बटा के Q, और ये 6 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि √2 बराबर P, और यहाँ पर करेंगे तो देखिए 6 का क्यूब में गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 क्यूब, हाँ या ना, इतना हो जाएगा। अब बटा के क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बात बताइए कि P क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। मैंने आपको बताया था कि P अगर पूर्णांक संख्या, जैसे मान लेते हैं -3 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, अब 4 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इन दोनों को अगर हम पूर्णांक संख्या में अगर पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी मुझे वो क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, होगी ना। और पूर्णांक संख्या में यदि मैं पूर्णांक संख्या को घटाऊंगा जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या में यदि मैं पूर्णांक संख्या का गुणा करूंगा तो जो मिलेगा वह एक पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन यदि पूर्णांक संख्या में एक पूर्णांक संख्या का भाग देने पर हमें पूर्णांक संख्या मिले ना मिले लेकिन एक परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होगी। क्या ये P बटा Q के रूप में नहीं लिख रहे हैं, दिख रही है, दिख रहा है ना, क्योंकि अगर इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ये मान पूरा नहीं आ रहा है। पूर्णांक क्या होता है, पूरा पूर्णांक हो तो पूर्णांक नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला कि अगर जैसे कि भाई एक 4 है पूर्णांक, 2 भी तो एक पूर्णांक है, 4 में अगर 2 का पूर्णांक भाग देंगे तो 2 आ जाएगा जो एक पूर्णांक के रूप में आ जाएगा। लेकिन इसका अगर हम भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, तो इसीलिए बोला कि पूर्णांक संख्या में यदि पूर्णांक संख्या का हम भाग दें तो पूर्णांक संख्या मिले ना मिले लेकिन हमें परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो भैया ये पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को अगर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक पूर्णांक संख्या मिलेगा ना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि P -6Q एक पूर्णांक संख्या है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि भैया ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक संख्या में यदि मैं पूर्णांक संख्या को घटा रहा हूं तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ या ना, मिलेगी। तो ये तो एक पूर्णांक संख्या है। और Q भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और Q भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जब ये पूर्णांक संख्या है तो ये पूरे को मैं कह सकता हूं क्या कि पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या। तो हम लिख सकते हैं देखिए कि P -6Q बटा के Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि भाई पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देने पर पूर्णांक संख्या मिले ना मिले परिमेय संख्या जरूर मिलती है। अब जरा बताइए, ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √2 क्या है, एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या। अब बताइए दोनों को कह रहा है कि भैया बराबर है, ये सभी संभव है, अभी संभव नहीं है ना। तो ये ऐसा क्यों मिला है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है ना। तो हम लिखेंगे कि यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त
हुआ है। जब हमारी गलत कल्पना कारण प्राप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।